नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों मैं हूं तरुण। बात करेंगे आज नई शिक्षा नीति के बारे में जो कल के डेट में लागू हुई है और क्या इसके फायदे हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम इसमें रखे गए हैं, किन किन बदलावों को किया गया है, वो कहां तक सक्सेसफुल होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी सब कुछ आपको मिलेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अब हम लोग। तो पहले हमें जानना है इसमें कि नई शिक्षा नीति है क्या और MHRD का नाम बदला है। तो जो नाम बदला है वो क्या नाम बदला गया है, क्या हुआ है, सब कुछ हम जानेंगे। पहले इसके हाइलाइट से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब है NEP की आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है दोस्तों। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शाम को 4 बजे, कल यानी कि कल की डेट की बात कर रहा हूं, कल शाम को 4 बजे, कल यानी कि 29 जुलाई का दिन था। 29 जुलाई को उन्होंने शाम को 4 बजे एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी इस जानकारी को साझा किया था हमारे साथ। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों ये करंट का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय उसका वर्तमान नाम है। उसके अलावा ये कहता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। NEP को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया गया था। छात्र और शिक्षाविद यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारी इस वीडियो में, है ना। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपकी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, उसका ये रहा लोगो, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए कई सारी ये अकेले ये तस्वीर ही बहुत सारी चीज़ों को बयां करती है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप गौर फरमाएं, यहाँ पे देखिए एक टीचर है, यहाँ एक छात्र है जो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, प्लस यहाँ पे वुमेन है, महिलाएं, देखिए कुछ ना कुछ इसमें स्किल उनके अंदर है जो वो अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों को देखिए नए तरीके, खेल तरीके में बच्चों को सिखाया जा रहा है। मतलब ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों को हम जानेंगे, ज़रूरी है जो आपके लिए। कहता है कि ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाले पैनल और HRD मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के कैंपस में स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कराना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी जानते हैं। वो ये है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिसमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। इसके अलावा जो हमारे ये देखिए, आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये है हमारे HRD मंत्रालय के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, माफ़ कीजिएगा, ये जो तस्वीर देख रहे थे आप, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक की अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए कल ये ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ था कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में लिखा था। एक छोटी सी उन्होंने वीडियो ये पोस्ट की थी कल शाम को 4 बजे। आप टाइम भी आप देख पा रहे हैं, कल शाम को 4 बजे, दिनांक था 29 जुलाई 2020। अच्छा, करंट के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब से लॉन्च हुई है। तो ये दिनांक आपसे परीक्षा में दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, 29 जुलाई 2020। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए 4:28 आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 29 जुलाई। वहीं पे अब हम आगे देखें अगर, तो कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई थी। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो वो भी जान लेना बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आप इसको देख पाएँ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो ये है कि उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प है। वहीं 5 साल का कोर्स वाले एमफिल में छूट है। उसके अलावा कॉलेजों में एक्रीडिटेशन के आधार पे ऑटोनॉमी होगा। मेटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन होंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें जाननी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। उसके अलावा लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान रहेगा और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की भी स्थापना होगी। इसके अलावा शिक्षा में तकनीकी बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव किए गए हैं और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू हो गए हैं, यानी ऑनलाइन कोर्सेज 8 आपके रीजनल लैंग्वेज में शुरू किए गए हैं। उसके अलावा स्कूलों में क्या बदलाव किए जाएंगे वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। उसके अलावा NCERT द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होगा। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसमें 5+3+3+4 के आधार पर ये कार्य की होगा। 5 मतलब क्या होगा, नर्स जो आपका प्री स्कूलिंग एज होता है, फिर 1 to 3, उसके बाद ये 2, 3, 5, फिर 6 to 8 ये वाला 3 और फिर 9 to 12 ये वाला 4। उसके बाद कहता है कि बच्चों के लिए नए कौशल यानी कोडिंग कोर्स शुरू होंगे इसके लिए। उसके अलावा कहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा वोकेशनल पर जोर दिया जाएगा, यानी कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी वोकेशनल की भी पढ़ाई। वहीं नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के 2 भागों में। ठीक है, मतलब जो आपका NCF अभी तक आप 2005 का आप देखते आए हैं, इसमें कुछ फेरबदल करके अब इसको क्या किया जाएगा, इसकी जो रूपरेखा तैयार की जाएगी इसमें बोर्ड एग्जाम को लेकर के 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे और साल 2020 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। उसके अलावा और भी हम इसमें चीज़ें हैं हमें जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं NTA द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होगा। NTA क्या है, आपका नेशनल टैलेंट एंथन। ये आपका एक एग्ज़ाम होता है जो हायर जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे लिए जाते हैं। तो अब इसकी जगह पे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, लेकिन सभी जगह पे लागू नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ लिमिटेड स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं होगी। वो अपना जैसे प्रोफेशनली अपना जो ट्रेडिशनल तरीके से जो अपना लेते आए हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम वैसे ही लेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हमारा है, कहता है कि HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुभकामनाएं भी दी हैं। क्या बोला इन्होंने, HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं थी, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। वहीं NEP 2020 को, यानी NEP मतलब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को गुणवत्ता, पहुंच, जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया गया है जहां विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। वहीं पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर सके। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जानने लायक, वो क्या चीज़ें हैं उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। कहता है कि HRD मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी हमने सार्थक कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को समान, समावेशी और जीवंत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। उसके अलावा एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम भारत को गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित शिक्षा दे पाने में सफल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। ये भी आपके एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल जी का स्टेटमेंट है। इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें क्या कही है जानना है कि स्कूल के बाद वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। ये क्या है इसमें जानते हैं। वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल के घंटे और सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों से परे स्कूलों या फिर स्कूल परिसरों का उपयोग जो संभव हो या अन्य सामुदायिक सगाई या संवर्धन गतिविधियों के लिए आईसीटी से लैस होगा। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस होगा। अब प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीख सकता है और कई और चीज़ों के संपर्क में भी आता है। ग्रेड 6 to 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के नमूनों को भी बच्चे सीख सकेंगे। उसके अलावा 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। उसके अलावा स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ 6 से 8 से 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी इसमें होगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जिसमें आपको इन सभी चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा। माली का काम, बढ़ई का काम, कुम्हार का काम, कलाकार का काम, मतलब ये लगभग अभी तो वर्तमान में 6 से 8 है, लेकिन आगे चल के ये 10th क्लास तक की इस एजुकेशन में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमारा क्या कहता है, HECI संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी छतरी निकाय के रूप में की जाएगी। HECI के पास 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं उसको भी जानते हैं। पहला कहता है नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद यानी NHERC। उसके अलावा मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी कि GEC। इसके अलावा और भी है, उसको जानते हैं कि वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद यानी HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी NAC है इनके पास। ये चारों स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं HECI के। देन आगे बढ़ते हैं, कहता है विकलांग बच्चों के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। क्या है वो नए प्रावधान? विकलांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता परीक्षण, संसाधन केंद्र, आवास और सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ नींव चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक राज्य जिले को कला संबंधी, कैरियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके अलावा मुफ्त स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग समाज चेतना या केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा के क्षेत्र को पहले या 1.7% था, मतलब हमारे देश की जितनी भी टोटल GDP होगी उस GDP का लगभग आपका 6% एजुकेशन के नाम किया जाएगा, जिसकी पहले क्या थी 1.7% ही GDP का हिस्सा रहता था एजुकेशन में। अब ये दोस्तों बढ़ करके बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है।
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मैं मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। मैंने MOHD के साथ पहले चर्चा की थी, जो मैंने ट्वीट किया था। मेरा सुझाव था कि शिक्षा जीडीपी का 6% होना चाहिए, वर्तमान 1.7% भी नहीं है। नई नीति में इसे अस्वीकार कर लिया गया है और मेरी बधाई इसकी तरफ से। ये किसका स्टेटमेंट है? आपके राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। फिर बैग का बोझ कम किया जाएगा। कला है, क्विज है, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार के संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे क्या होगा, पुस्तकों की संख्या कम किया जाएगा। वहीं क्या कहता है, शिक्षा का माध्यम स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में होगा। मतलब दोस्तों, जैसे कि अभी तक चाइना और जापान हमारे करते थे कि वो अपने लोकल या रीजनल लैंग्वेज में छात्रों को शिक्षा प्रदान कराते थे, अब वही चीज़ें इंडिया भी फॉलो करने जा रहा है। ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन एक कदम है। जहां भी संभव हो अनुदेश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उसके बाद तक घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होगी। बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषा राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों को पसंद होगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कहता है भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास होगा। मतलब भारतीय साइन लैंग्वेज ISL सांकेतिक, जो मतलब जो लोग बहरे होते हैं तो उनको हम सांकेतिक भाषा में, यानी उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनसे हम कन्वर्सेशन, बातचीत किया करते हैं। तो वही है कि ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जिससे सुनने वाले छात्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा छात्रों के लिए भी कई सारी स्ट्रीम्स हैं। वो स्ट्रीम्स क्या है वो भी जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो स्ट्रीम्स ये है कि छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में खासकर शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, इसके अलावा व्यावसायिक कौशल के विषयों पर अध्ययन करने के लिए विषयों को ही सही से बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे पूरे विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक एक सेमेस्टर या किसी अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल्स को शामिल करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा सभी चरणों में प्रतियोगी परीक्षा भी होगी। कैसे? प्रायोगिक शिक्षण में मानक शिक्षण के रूप में हाथों पर सीखने, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र अन्य शामिल होंगे। कक्षाएं योग्यता आधारित शिक्षा पर आधारित होगी, योग्यता आधारित और शिक्षा आधारित पे होगी। उसके अलावा और चीज़ें हैं, क्या है समझते हैं। कहता है समग्री विचार, अनुप्रयोग, समस्या समाधान पर भी केंद्रित होगी ये शिक्षा। नई एजुकेशन पॉलिसी अनिवार्य सामग्री मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखने का संचालन अधिक संवेगात्मक तरीके से किया जाएगा। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हमें जानना है, कहता है कि पाठ्यक्रम सामग्री का कम किया जाना। पाठ्यक्रम सामग्री कम किए जाने का मतलब क्या है कि पाठ्य चर्चा की सामग्री को प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और क्या कहता है, NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या ओपन स्कूल में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। NIOS और स्टेट ओपन स्कूल A, B और C स्तरों की पेशकश भी करेंगे, जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के ग्रेड 3, 5 और 8 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो ग्रेड 10 और 12 के बराबर है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम भी है। देन दोस्तों क्या कहता है कि पोषण और स्वास्थ्य कार्ड स्कूल के छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच भी होगी। मतलब बच्चों को
बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, मतलब मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें शामिल होगा, ना कि शारीरिक। मानसिक स्वास्थ्य सहित को स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उसी की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मिशन पर MHRD द्वारा स्थापित किए जाने वाले फाउंडेशन साक्षरता और न्यूमरेसी की बात अगर हम करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमेरेसी पर एक राष्ट्रीय मिशन प्राथमिकता पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम यानी ECC की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, महिला और बाल विकास यानी WCT, इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यानी HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं, कहता है कि ऐप, TV चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई भी की जाएगी, मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल्स, उपग्रह आधारित TV चैनल, ऑनलाइन किताबें और ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें और क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका प्रारंभ की जाएगी, यानी 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि 1 से नीचे है, मतलब जो आप अभी तक प्राइवेट स्कूलों में LKG उसका और UKG जो आप पढ़ते थे, है ना, मतलब LKG और UKG और या फिर नर्सरी क्लासेस, वो सब भी अब इसमें की जाएगी, शुरू की जाएगी, जिसको हम प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका कक्षा के नाम से हम लोग जानेंगे, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं। ठीक है। और इसके अलावा जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये NCC भी रिकमेंड करे, FKG नहीं, NTT भी रिकमेंड करेंगे, जिसको हम लोग ECCI इसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या कहता है, कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग होगी, मतलब कि स्कूल शिक्षा सचिव ने कहा कि कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग फिर क्या होगा दोस्तों, इसके अलावा और क्या कहता है हमारा, बोर्ड परीक्षा का महत्व कम, 2 वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जा सकती है, यानी कि बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी, उद्देश्य और वर्णनात्मक। पहली जो होगी उद्देश्य होगी, दूसरी होगी वर्णनात्मक होगी। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टा सीखने के बजाय ज्ञान आवेदन को बढ़ावा देना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के लिए परिवर्तनीय मॉडल, वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूलर परीक्षा, यानी बोर्ड समय के साथ बोर्ड के आगे व्यवहार्य मॉडल विकसित कर सकते हैं, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर या मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा हो सकती है आगे भविष्य में चल के। गणित से शुरू होने वाले सभी विषयों को 2 स्तरों पर प्रस्तुत करना और 2 भाग परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार का वर्णनात्मक प्रकार भी करना। इसके अलावा छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड बनेगा, यानी छात्रों के 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल उनके विषयों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ये दर्शाएगा तथा बताएगा। इसके अलावा आम प्रवेश परीक्षा की पेशकश करने के लिए NTA भी कर दिया गया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल कम से कम 2 बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली समान योग्यता परीक्षा, साथ ही विशिष्ट सामान्य विषय परीक्षा की पेशकश करेगी। इसके अलावा 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य। शिक्षा मंत्री के सचिव अमित खरे ने कहा कि हम 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखते हैं। बीच में कोर्स छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और है कि 34 साल बाद 21वीं सदी के लिए नई नीति या नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। कहता है कि
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कैबिनेट ने 21वीं सदी के लिए एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 34 वर्षों तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था, यानी कि अब ये जो हुआ है ये 34 वर्षों के बाद आपका हुआ है। इसके अलावा और क्या कहता है, NPE 2020 क्षेत्रीय भाषा में ई सामग्री की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी ई कंटेंट होंगे। और नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना की अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा में मौजूद 10+2 संरचना को 3 से 18 की आयु वाले 5+3+3+4 को कवर करते हुए एक नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष वर्ग की आयु के बच्चों को 10+ या 10+2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 की उम्र 6 वर्ष से शुरू होती है और नए 5+3+3+4 संरचना में प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार 3 वर्ष की आयु से ECCE में शामिल है। देन आगे बढ़ते हैं, कहता है कि NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा की अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने यह भी कहा कि 8 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उनके प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा का शैक्षणिक ढांचा यानी NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा नई शिक्षा नीति में क्या चीज़ें हैं या क्या क्या है वो भी चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहता है नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। 1986 की जगह पे आपका 2020 एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना है और इसमें कई सारे चीज़ों में बटा हुआ है। पहला है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है वो 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच की बात करें तो ड्रॉप आउट को पुनः स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए NEP ने 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य निर्धारित उन्होंने किया है। फिर क्या कहता है हमारा नए सर्कुलर और स्ट्रक्चर्स। क्या है नए सर्कुलर और स्ट्रक्चर्स? नई शिक्षा नीति में नया सर्कुलर और शैक्षणिक संरचना में प्रस्ताव है कि 5+3+3+4 डिज़ाइन है जो कि आयु वर्ग के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है। इसके तहत 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज होगा, 3 साल का प्री प्राइमरी होगा और स्कूल और ग्रेड 1-2 होगा। मतलब क्या है समझते हैं इस चीज़ों को। कहता है कि 3 साल की तैयारी या लेटर प्राइमरी स्टेज होगा जो 3, 4, 5 कहलाता है। फिर आएगा मध्य या उच्च प्राथमिक चरण की बात करें तो 3 साल ये भी होगा 6, 7, 8। वही 4 साल का अगर या उच्च माध्यमिक चरण की बात करें तो 4 साल का है वो क्या है क्लास 9, 10th, 11th और 12th। इसके अलावा कला और विज्ञान की अगर हम बात करें तो कला और विज्ञान में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए लचीलेपन और विषयों की पसंद को बढ़ाना है। वहीं स्थानीय भाषा या मातृभाषा की शिक्षा की अगर बात करें तो चूंकि बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी सीखते हैं, जो ये आप सब जानते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, इसलिए बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही 3 भाषाओं का विसर्जित कर दिया जाएगा शुरुआत से ही। इसके अलावा स्कूल में 3 भाषा फॉर्मूले की निरंतरता की अगर हम बात करें तो 3 भाषा फॉर्मूले में क्या है नई शिक्षा नीति
कि राष्ट्रीय नीति 1968 को अपनाने के बाद से और शिक्षा नीति 1986 और 92 के साथ साथ एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय नीति पर समर्थन जारी रखा जाएगा। उसके अलावा लोगों, क्षेत्रों और संघ के संवैधानिक प्रावधानों और आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा क्या करता है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक्सपोजर होगा। क्या है कि देश में हर छात्र 6 से 8 ग्रेड में कुछ समय के लिए भारत की भाषा पर एक मज़ेदार कोर्स करेगा बच्चों के संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए। सभी स्कूलों में सभी छात्र सार्वजनिक या निजी माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के माध्यम से जारी रखने के विकल्प के साथ ग्रेड 6 to 8 में भारत का शास्त्रीय भाषा के कम से कम 2 साल लगेंगे। दिन बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वही दोस्तों, अगर हम शारीरिक शिक्षा की हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा में स्कूल के सभी स्तरों पर सभी छात्रों को नियमित रूप से खेल मतलब खेल, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी और बहुत कुछ, जिसमें शिक्षकों और सुविधाओं की स्थानीय उपलब्धता के अनुसार शारीरिक गतिविधि और व्यायाम में भाग लेने के अवसर होंगे। देन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो क्या कहता है कि राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्यव्यापी नियामक संस्था बनाई जाएगी। उसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना सभी विषयों में उत्कृष्ट अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धा वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाएगी, जैसे ही सहकर्मी की समीक्षा और प्रस्तावों की सफलता से निर्धारित होता है। देन आगे बढ़े अगर, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि एनईपी का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नया सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाना है। यह दंड देश में शिक्षा की दृष्टि से विकसित करने, कलाकारी, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और संशोधन के लिए जिम्मेदार होगा। अब क्या उद्देश्य है इस नई शिक्षा नीति के? तो इस नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक भारतीय होने में गहरी जड़ें गर्व पैदा करना है, न केवल विचार में बल्कि आत्मा में, बुद्धि में, कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को भी विकसित करना है, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिस्पर्धा का समर्थन भी करता है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ वो पहुंच, इनेक्टिविटी या इक्विटी और समावेशन के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग विनिमयन करना है। एनईपी का कहना है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिसमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे अधिक छात्र होंगे और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुसंख्यक या बहुविषयक संस्था भी होगी, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। वहीं एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी बहुविषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा और देश के HEI के वर्तमान जटिल नामांकन जैसे विश्वविद्यालय माना जाता है या संबद्ध विश्वविद्यालय या संबद्ध तकनीक विश्वविद्यालय या एकात्मक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बदल दिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय का मतलब एक बहुविषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम भी प्रदान कराता है या करता है। उसके बाद क्या कहता है, परिभाषा उन संस्थानों में से एक स्पेक्ट्रम की अनुमति देगी जो शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देते हैं, अर्थात अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों को शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों के लिए वर्तमान नामांकन जैसे कि विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाला संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध
तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय के साथ किया जाएगा। फिर क्या होगा, नई शिक्षा नीति जब लागू हो चुकी है तो इससे होगा क्या, तो यहाँ तक कि आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थान अधिक कला और मानविकी के साथ साथ समग्र में बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने के लक्ष्य रखेंगे। इसके अलावा भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी HEI में शामिल या स्थापित और मजबूत किया जाएगा। उसके अलावा स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। क्या कहता है, उदाहरण के लिए व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों या 2 साल के बाद अध्ययन के बाद डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी, या फिर स्नातक की डिग्री के साथ एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 साल पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, और 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम हालांकि पसंदीदा विकल्प होगा ये लोगों का। उसके अलावा क्या कहता है, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित किया जाएगा, जो अर्जित किए गए एकेडमिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है तो 4 वर्षीय कार्यक्रम भी अनुसंधान के साथ हो सकता है। वहीं IIT, IIM आदि जैसे समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए एक मॉडल या सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिन्हें MERUS यानी मिरुस और अनुसंधान विश्वविद्यालय या फिर बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये भी स्थापित किए जाएंगे। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। कहता है कि उच्च शिक्षा संस्थान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च स्तर की परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे। भारत को सस्ती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा कहता है दोस्तों, उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में कम से कम या भारत में काम करने की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसी प्रविष्टि की सुविधा देने वाला एक विधायी ढांचा रखा गया है, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ विनियामक, शासन और समग्री मापदंडों के बारे में विशेष जानकारी भी दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव और भावात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली भी होगी, और SC, ST, OBC और अन्य है ना SEDG से संबंधित छात्र की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षक या फिर व्यावसायिक शिक्षा, एक मिनट दोस्तों, उसके अलावा देखते हैं, कहता है दोस्तों कि व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% स्टूडेंट्स को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम भी होगा। अब आता है लोक विद्या की अगर हम बात करें तो मतलब यह है कि भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जा सकता है, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन भी करेगा। NCIVE नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी NRF बनाने के लिए भी बोलती है। देन आगे बढ़ते हैं तो इस नीति में भारत के एक उच्च शिक्षा आयोग HECI का निर्माण का भी उल्लेख है। वहीं नई शिक्षा नीति बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक यानी कि HECI की परिकल्पना करती है। उसके अलावा भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद यानी कि HECI में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र भी होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, कहता है
कि HECI की पहली ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC होगी। यह शिक्षक शिक्षा सहित अन्य शिक्षा क्षेत्रों के लिए सामान्य एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। हालांकि यह चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र को बाहर भी करेगा। अब दोस्तों जिन लोगों ने बीएड या BTC या DLED जो कुछ भी किया था या BLED किया था, उन लोगों से जुड़ी कुछ शिक्षा नीति के हिसाब से हम आपको बता दें तो SSRA यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। वहीं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स भी इसमें चलेंगे। उसके अलावा आता है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। वहीं टेट लागू होगा यूपी टू सेकेंडरी लेवल, अप टू सेकेंडरी लेवल, मतलब जितने भी आपके जो सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के या जूनियर की जो वैकेंसी है उन सब में क्या होगा, आपके जो स्टेट टेट होते हैं वो लागू किए जाएंगे। उसके अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया भी जाएगा और सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे और MDM से भी शिक्षक हटेंगे। इसके अलावा कहता है स्कूलों में SMC या फिर SDMC के साथ या फिर SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी इसके लिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा कहता है कि शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल रहेंगे। और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होगा, यानी कि प्रमोशन पे ही होगा। उसके अलावा जितने भी ग्रामीण इलाके में जो स्कूल्स वगैरह है वहाँ पे टीचर्स को रहने के लिए वहाँ पे क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, जैसे ये KV वगैरह में किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय में किया जाता है। वहीं RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। वहीं मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिया जाएगा। ये अभी करंट के हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ना, कि अभी बालकों को मिड डे मील के अलावा क्या दिया जाता है, तो हेल्थी ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। उसके अलावा देन अगला हम देखें तो कहता है हमारा अगला कि 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, यानी 3 लैंग्वेज पे बेस्ड होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। इसके अलावा विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे और स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। उसके अलावा NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा स्कूल में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। उसके अलावा क्या कहता है, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक किया है, तो 2 वर्ष का बीएड होगा और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परस्नातक किया है तो आपका 1 वर्ष का बीएड का कोर्स होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद अगर आ गई हो आप लोगों को तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दे। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, बहुत मेहनत से कंटेंट ढूंढता हूँ। सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अलविदा दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।